चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में आपका स्वागत है। हमारे आसपास चीज़ें हिलती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती हैं। चीज़ें अपनी जगह बदलती रहती हैं। चींटियाँ, बर्ड्स, गाड़ियाँ, बादल, अर्थ, घड़ी की सुई, हम, आप सब अपनी जगहों से हिलते रहते हैं। और जब चीज़ें हिल रही होती हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं तो हम उसे मोशन कहते हैं। आपके इस चैप्टर में हम मोशन और मेजरमेंट को ठीक से समझेंगे। जब चीज़ें हिल रही होती हैं तो उसे मोशन कहा जाता है, और जब हम किसी भी चीज़ को नापते हैं तो उसे मेजरमेंट कहा जाता है। इस चैप्टर में हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और हमारी दुनिया इस चैप्टर से कितनी जुड़ी हुई है वो भी समझेंगे। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विथ रोहित। आपको हमारे वीडियोस यूट्यूब पे दिखें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, चीज़ें कितने तरीके से हिल सकती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ 3 तरीके से घूम सकती है। या तो वो गोल 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 घूमेगी, सर्कल जैसे, जिसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इससे रहट कहा जाता है, रहट। और पहले इसी तरीके से खेतों की सिंचाई हुआ करती थी। इसमें रहट का जो मोशन है वो सर्कुलर है। ये हवा की दिशा बताने वाला मुर्गा भी सर्कुलर मोशन करता है। पंखे भी गोल गोल घूम के सर्कुलर मोशन करते हैं। सर्कुलर शब्द सर्कल से बना है, जो गोल घूमे वो सर्कुलर मोशन। फिर दूसरे तरीके का मोशन जो चीज़ें कर सकती हैं वो है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जा सकती है, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। रेक्टिलिनियर शब्द लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेक्टस जिसका मतलब होता है स्ट्रेट या डायरेक्ट, और लिनियरिस का मतलब है पर्टेनिंग टू अ लाइन, मतलब सीधी लाइन पे चलने वालों को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कदम ताल करते हुए सैनिक सीधी लाइन में जाते हैं, या जो रोड पे गाड़ी घोड़े सीधी लाइन में चलते हैं, ये सब रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरे तरीके का मोशन में चीज़ें बार बार एक ही रास्ते पे आती और जाती हैं। जैसे ये बॉल इधर आ रही, फिर वापस जा रही, फिर आ रही, फिर जा रही, वैसे ही ये बॉल भी ऊपर नीचे एक ही रास्ते पे आ जा रही है। मोशन के इन तरीकों को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। पीरियोडिक मतलब समय के साथ चीज़ें एक ही रास्ते पे हिलती डुलती या आती और जाती रहती हैं। सर्कुलर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी अगर बार बार एक ही रास्ते पे हो रहा हो तो उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। झूले बार बार आगे पीछे होते रहते हैं, ये पीरियोडिक मोशन है। ऐसी घड़ियों के पेंडुलम भी बार बार आगे पीछे होते रहते हैं। गिटार या बाकी के जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके स्ट्रिंग्स यानी उनके तार भी पीरियोडिक मोशन करते हैं। ढोलक या तबले का जो ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम बजाते हैं, वो भी पीरियोडिक मोशन करता है, ऊपर नीचे। इन तीनों मोशन के अलावा बाकी के जितने भी मोशन हैं वो सब इन्हीं को मिला के बने हैं। तो 3 तरह के मोशन जो चीज़ें करती हैं वो हैं सर्कुलर, रेक्टिलिनियर और पीरियोडिक मोशंस। आइए अब हम ये समझते हैं कि जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं उनकी क्या कहानी है, हमारे आने और जाने के जो साधन हैं उनकी क्या कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है जब पहियों की खोज हुई, लगभग 3,500 साल पहले, बहुत पहले। उससे पहले पहिए के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तब तक कोई नहीं जानता था कि इससे गाड़ियाँ भी बनाई जा सकती हैं। लोग नावों के बारे में जानते थे, लेकिन पहिए की खबर किसी के पास नहीं थी। पहले पहिए पेड़ को काट कर बनाए गए और वो काफ़ी भारी होते थे। भारी पहियों को ढकेलने में बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए इसको हल्का और मजबूत बनाने की खोज हमेशा चलती रही। भारी पहियों को ढकेलने में बहुत दम लगता था, इसलिए हम पहियों को हल्का रखना चाहते थे। पहियों को हल्का और मजबूत बनाने के लिए हमने सूखी और मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया। हमने पहियों को मजबूत करने के लिए इनके चारों ओर लोहे भी लगाए। धीरे धीरे हमने इन पहियों को इतना मजबूत और हल्का बना लिया कि इनको ढकेलना आसान हो गया। जब पहिए मजबूत हो गए तो लोगों ने 2 पहियों को एक साथ जोड़कर ये हाथ से खींचने वाली ऐसी गाड़ी बनाई, और इस गाड़ी पर सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेके आने और लेके जाने में आराम हो गया। अपने सर पर सामान को रखकर ले जाने से ज़्यादा आसान इन पहियों की गाड़ियों पर सामान को ले जाना था। लोगों का काम आसान हो गया, लोग खुश थे, बहुत खुश थे। पर लोग आलसी भी थे और लोगों के पास पहियों को देर तक ढकेलने की ताकत नहीं थी। इसलिए लोगों ने उपाय लगाया और इन पहिए वाली गाड़ियों को बैल और घोड़ों से बांध दिया। फिर घोड़े इन गाड़ियों को अपनी ताकत से ठेलने लगे और हमारे आने जाने वाले काम जल्दी जल्दी होने लगे।
जानवरों ने हमें अपनी मेहनत दी और हमने उन्हें खाना और रहने के लिए अपने पास जगह दी। जानवरों को भी आराम था और हमें भी आराम था। और कई हजार साल तक घोड़े, बैल और कुछ और जानवर हंसी खुशी हमारे पहिए वाली गाड़ियों को चलाते रहे, ढकेलते रहे और इधर उधर सामान और आने जाने के हमारे काम काज करते रहे। फिर इंजन की खोज हुई और सब कुछ बदल गया। इंजन में जानवरों से ज़्यादा ताकत थी और इसे 24 घंटे तक चलाया जा सकता था। इंजन को खाना भी नहीं खिलाना था। इसे चलाने के लिए तेल डालना पड़ता था। फिर क्या, सबको लगा कि जानवरों को पालने पोसने से अच्छा तो इंजन वाली गाड़ी खरीद लेना है। इंजन वाली गाड़ी कभी थकती भी नहीं है और इसमें जानवरों से ज़्यादा ताकत है। और फिर इस तरह इंजन की खोज के बाद जो पहिए जानवर चलाते थे वो इंजन वाली गाड़ी ने चलाना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ इंजन भी मजबूत होते गए। शुरुआत में इंजन ऐसे थे, फिर धीरे धीरे इनकी ताकत भी बढ़ती गई। इंजन का विकास तेजी से हुआ। समय के साथ चेंज होते इंजन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन इंजन की मदद से हमने ट्रेन बनाई और बाद में हवाई जहाज भी बनाए। इंजन की खोज के बाद से आने जाने की समस्या कम हो गई, क्योंकि ये इंजन वाली गाड़ियाँ एक साथ ढेर सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी लेके आ सकती थी। और जितनी ज़्यादा ये गाड़ियाँ फास्ट हुई उतना हमारे आने जाने का समय कम हो गया। हमारी दुनिया जो हज़ारों साल तक काफ़ी धीमी और एक दूसरे से दूर हुआ करती थी वो फास्ट और एक दूसरे के नज़दीक आ गई। लोगों को आने जाने में जो बहुत समय लगता था वो इन गाड़ियों की स्पीड की वजह से कम हो गया। लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे और इस स्पीड के कारण हमारा व्यापार भी बढ़ गया। चीज़ें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई और लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत सारी सुविधाएं आई। पर यहाँ एक समस्या हो गई। समस्या ये थी कि सब देशों के पास नापने वाले बटखरे अलग अलग थे। किसी के पास शेर था, कहीं मॉन्ड था, कहीं एलबीएस था, कहीं कुछ और था। इसलिए कन्फ्यूज़न थी कि किधर कौन सा बटखरे का यूज़ होगा। यही कन्फ्यूज़न नापने के लिए भी थी। पहले लोग पैर से, हाथ से या लाठी से डिस्टेंस को नाप देते थे और ये नापने और मापने के तरीके अलग अलग थे। कहीं पे बड़े थे तो कहीं पे छोटे थे। लोग कंफ्यूज थे, लोग समस्या में थे। और इसी समस्या को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने ये चैप्टर बनाया है। आपकी बुक में इस कंफ्यूजन को गिल्ली और डंडे के एग्जाम्पल से समझाया गया है। आपकी बुक में गिल्ली और डंडे से टेबल को नापते हैं, लेकिन बुझो जिस गिल्ली डंडा से पहली बार टेबल को नापता है वो खो जाती है, और बुझो जब नापने के लिए दूसरा गिल्ली डंडा लेके आता है और उससे टेबल को नापता है तो टेबल का मेजरमेंट अलग आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी गिल्ली डंडे का साइज एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि इनको मीटर या स्केल से नाप के तो नहीं बनाया जाता है। ये कभी बड़े तो कभी छोटे बन जाते हैं। गिल्ली डंडा अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल और टीवी आने से पहले गांव में रहने वाले बच्चे गिल्ली डंडा, बुढ़िया कबड्डी, खो खो जैसे कई खेलों को खेला करते थे। गिल्ली डंडा खेलने के लिए बच्चे किसी पेड़ की डाल तोड़ते थे और उसे खुरपी से एक हाथ की साइज काट देते थे और उसी डाल से एक गिल्ली भी बनाते थे। गिल्ली बनाने के लिए कटी हुई छोटी लकड़ी को साइड से छील देते थे। साइड से छील देने से जब गिल्ली के किनारे वाले हिस्से पे डंडे से मारा जाता है तो गिल्ली हवा में उछलती है, और जब ये उछलती है तो इसे फिर से डंडे से मार के दूर पहुंचा देते हैं। जितनी दूर गिल्ली जाती है उतने उनको पॉइंट्स मिलते हैं, और कितनी दूर गई वो इस डंडे से नापते थे। ठीक है, तो आपने गिल्ली डंडा खेलना भी सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यापार में नापने की कंफ्यूजन थी। ये कंफ्यूजन पूरे दुनिया में थी। फिर दुनिया के देशों ने इसका भी उपाय ढूंढ लिया। देशों ने मिलकर इसका भी उपाय निकाल लिया। आइए समझते हैं कैसे। फ्रांस के लोगों ने पहले ही इस समस्या के कारण अपने देश में एक सिस्टम बना लिया था। इस सिस्टम का नाम था एसआई। सारे देशों ने मिलकर फ्रांस के इस मेजरमेंट के सिस्टम को देखा और कहा कि फ्रांस का सिस्टम तो बहुत अच्छा है, इसको ही क्यों ना हम लोग अपने अपने देशों में लागू कर देते हैं। और फिर सबने इस सिस्टम को अपने देशों में लागू कर दिया। नापने के इस सिस्टम का नाम है एसआई। सिस्टम है इंटरनेशनल, मतलब चीज़ों को नापने का अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सिस्टम। और इस सिस्टम में जितने भी मापने के तरीके थे जैसे मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उन सबको एक साथ बना दिया। इन्होंने इस सिस्टम में लेंथ को नापने के लिए आसपास की चीज़ों जैसे लाठी, कदम, हाथ या उंगली की जगह एक फिक्स लेंथ, एक फिक्स साइज बना दिया।
इन्होंने कहा कि इतने को 1 मीटर बोलेंगे और सबने कहा ठीक है, इतने को ही हम सब भी 1 मीटर बोलेंगे। तो सबको ये इतना जितना इन्होंने 1 मीटर कहा सबको दे दिया गया, सबको बांट दिया गया। कहा गया कि जाओ सबको बता दो कि इतने को ही सब जगह 1 मीटर कहा जाएगा। ऐसे करके नापने के लिए इन्होंने 7 चीज़ें बताई जो सबने मान ली। मैं आपको एक ट्रिक से इन 7 को हमेशा के लिए याद करवा देता हूँ। तो ट्रिक है, कल केजी में अबमोलस को एसआई सत्य मिला। कल केजी में ये जो अबमोलस नाम का एक बच्चा था उसको एसआई सत्य मिला। ये एसआई यूनिट को हर जगह बांट दिया गया और इसको केजी में पढ़ने वाले अबमोलस को भी दिया गया। कल केजी में अबमोलस को एसआई सत्य मिला। कल मतलब सी और एल। सी मतलब कैंडेला और एल मतलब ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी मतलब उजाला नापने के लिए हम कैंडेला को यूज करते हैं। केजी में मतलब केजी और एम। केजी मतलब किलोग्राम और एम मतलब मास। ये वजन नापने के लिए था। अब मोलस के AB मतलब A से एम्पियर और B से बिजली, मतलब बिजली नापने के लिए एम्पियर का यूज होता है। मोलस के मोल मतलब मोल और मोलस के अस मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस AS। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापने के लिए मोल का यूज होता है। SI मतलब सिस्टम है इंटरनेशनल, यानी ये वाला सिस्टम। सत्य मतलब S और T। S से सेकेंड और T मतलब टाइम, मतलब टाइम नापने के लिए सेकेंड्स। मिला के M L से M मतलब मीटर और L मतलब लेंथ, मतलब दूरी नापने के लिए मीटर। इसमें ये पहले वाले सारे यूनिट्स हैं और दूसरे वाले हैं वो हैं जिनको हम नाप रहे हैं। उजाले को कैंडला से नापते हैं, मास यानी वजन को किलोग्राम में नापते हैं, बिजली को एम्पियर में नापते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापा जाता है, टाइम को सेकंड्स में नापा जाता है और लेंथ यानी दूरी को मीटर में नापते हैं। कल केजी में अब मोलस को एसआई सत्य मिला। इस नापने के तरीकों को सब जगह बांट दिया गया और लोगों ने इसके हिसाब से अपने अपने नापने के तरीकों को बदल लिया। आपके इस चैप्टर में डिस्टेंस यानी दूरी को ही नापना है, इसलिए हम सिर्फ लेंथ वाले हिस्से को देखेंगे। लेंथ को नापने के लिए हमने अभी पढ़ा कि मीटर फिक्स किया गया। तो जब बहुत बड़ी डिस्टेंस को नापना होता है तो वो कई हज़ार मीटर होती है और इसको आसानी से लिखने के लिए हमने कहा कि 1000 मीटर की जगह को 1 किलोमीटर जगह भी कहा जा सकता है। और जब कम दूरी को नापना है तो इस मीटर को 1000 बराबर हिस्सों में हम बांट देते हैं और इसके हर एक हिस्से को 1 मिलीमीटर कहा जाता है, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। जब इस मीटर को 1000 की जगह 100 बराबर हिस्सों में बांटा गया तो जो हिस्सा आया उसे हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ठीक है। हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो मीटर में नहीं होती है बल्कि सेंटीमीटर में होती है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब समझते हैं कि दूरी नापते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम गलत ना नाप लें। पहला ये कि आपकी जो स्केल है उसको सीधा रखना है आपको, नहीं तो आप डिस्टेंस को गलत नाप लेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर आपने टेढ़ा रखा तो ये दूरी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपकी स्केल टूटी हुई है तो हम जहाँ से फुल मार्क चालू हो रहा है, जहाँ से नंबर लिखा हुआ है, हम वहाँ से चालू करेंगे, हम वहाँ से रख के नापेंगे और जो दूरी आएगी उसमें से ये वाली जो दूरी है इसको हम माइनस कर देंगे, तभी हम सही से नाप ले पाएंगे। जैसे कि अगर बिना टूटी हुई स्केल से आप नाप रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करने पे 13 सेंटीमीटर तक ये स्केल जा रही है, लगभग 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं 13, तो 13 माइनस 0 यानी 13 सेंटीमीटर की है। वैसे ही अगर 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे तो 14 सेंटीमीटर तक जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूरी ज़्यादा हो गई है, बल्कि आपको ये जो टूटी हुई दूरी है स्केल की उसको लास्ट वाले से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ हम 0 से नहीं बल्कि 1 से नाप रहे हैं, इसलिए इस 1 सेंटीमीटर को फाइनल रीडिंग से माइनस कर देंगे। तो फाइनल रीडिंग है 14 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 13 सेंटीमीटर। और तीसरा ये कि आपको सीधा देखना है स्केल के ठीक ऊपर से, नहीं तो साइड में देखने से आपको इस मार्क को ठीक से नहीं देख पाएंगे, ये साइड हो जाएगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई टेढ़ी चीज़ है और आपको उसको नापना हुआ तो आप कैसे नापेंगे? देखिए, कोई भी टेढ़ी या तिरछी चीज़ों को नापने के लिए आपकी स्केल को तो हम टेढ़ा नहीं कर सकते हैं,
इसलिए जो चीज़ टेढ़ी है उसे हम एक रस्सी से नाप लेंगे और उस पर निशान लगा देंगे। फिर इस रस्सी को सीधा करके हम अपनी स्केल से लगाए गए निशान के बीच की दूरी को नाप लेंगे और ऐसा करके हम सभी चीज़ों का नाप ले सकते हैं। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो कार और ट्रेन हमारे लैंड के लिए हो गए ट्रांसपोर्ट, शिप्स और बोट हो गए हमारे वाटर के लिए, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर हो गए हमारे एयर के लिए। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर में हमें पता है कि 1 मीटर में जब हम 100 बराबर हिस्से करते हैं तो हमें 1 सेंटीमीटर मिलता है। तुम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज, 5 किलोमीटर कितना मीटर है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर में कितना होगा? 1000 मीटर इंटू 5 इक्वल्स 5000 मीटर। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, ये जो चाइल्ड का मोशन है झूले पे, ये कौन सा मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन है। ये झूला आ रहा है, जा रहा है, आ रहा, जा रहा, आ रहा, जा रहा, रिपीट हो रहा। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज, जो सिलाई की मशीन होती है उसकी जो सुई होती है उसका मोशन कैसा होता है? वो भी खट 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 आती है, जाती है, आती है, जाती है। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज, जो साइकिल का पहिया होता है उसका मोशन क्या है? उसका सर्कुलर मोशन, वो गोल गोल घूमता है। वो पीरियोडिक भी हो सकता है पर हम यहाँ सर्कुलर लिखेंगे। Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? हमने इस पे पूरी कहानी पढ़ी है तो हम इस पे लिखेंगे कि a pace or a footstep cannot be used as a standard unit of length because they are not consistent and vary from person to person. क्योंकि ये बदलते रहते हैं। सारी कंफ्यूजन जो नापने की थी वो इसी बात को लेके थी कि किसी के जो नापने का तरीका था वो दूसरे से अलग था, है ना। चौथा है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। आपको इसमें अरेंज करना है कि कौन सी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें हम कर देंगे, सबसे पहले आएगा मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर को जब हम 1000 हिस्सों में बांटेंगे तो हमें 1 मिलीमीटर मिलेगा। उसके बाद आएगा सेंटीमीटर। 1 मीटर को जब हम 100 हिस्सों में बांटेंगे तो हमें मिलेगा सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा मीटर। और किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब देखिए 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.65 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले हिस्से को इस हिस्से से। तो 1.65 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में हमारे पास कितना होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1.65 मीटर को जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1650 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3000 मीटर में 3 किलोमीटर हो जाएगा और 250 मीटर में 0.25 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 3.25। यहाँ पे आप या तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जो डॉट्स हैं वो 0 से डिवाइड होकर इधर आ जाएगा, 3.25। क्वेश्चन 7 है, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो ये बोल रहे हैं कि जो सिलाई वाली सुई होती है इसको जब नापा गया तो एक साइड से 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ और 33.1 सेंटीमीटर पे एंड हुआ। तो पूरी दूरी बताइए। तो हमें पता है कि फाइनल रीडिंग से हम ये वाली रीडिंग को माइनस कर देंगे जहाँ से हम नाप रहे हैं, तो हमारी रीडिंग आ जाएगी। तो 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल्स 30.1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। तो साइकिल का जो पहिया है उसके मोशन में और सीलिंग फैन जो हमारा पंखा होता है जिसको चालू किया गया है उसमें क्या समानताएं हैं और अंतर क्या है। तो समानताएं ये हैं कि दोनों सर्कुलर मोशन है, तो हम लिख देंगे सिमिलैरिटीज में सर्कुलर मोशन, और डिफरेंसेस में ये लिख देंगे कि जो बाईसाइकिल है वो रेक्टिलिनियर मोशन भी कर रही है, वहीं जो फैन है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो बाईसाइकिल ने सर्कुलर और रेक्टिलिनियर दोनों किया और इसने सिर्फ सर्कुलर किया।
क्वेश्चन 9 है, Why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? डिस्टेंस को नापने के लिए किसी इलास्टिक मटेरियल जैसे रबर से बने हुए टेप का यूज क्यों नहीं करेंगे? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measure with such a tape? इसमें दिक्कत क्या आएगी आप जब किसी को बताएंगे? तो using a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance is not recommended because क्योंकि ये तो बढ़ेगा घटेगा, ये तो इलास्टिक है ना, इसका फिक्स थोड़ी है। तो लिखेंगे बिकॉज इलास्टिक मटेरियल्स कैन स्ट्रेच और डिफॉर्म अंडर टेंशन लीडिंग टू इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स, है ना। द टेप मे नॉट प्रोवाइड अ रिलायबल एंड कंसिस्टेंट लेंथ। क्वेश्चन 10 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जांपल्स, पहला है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, झूले पे एक बच्चे का मोशन, और दूसरा है मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ सिविंग मशीन, सिलाई मशीन की जो सुई होती है। इसके साथ आपका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस खत्म हुआ। देखने और समझने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।